लास्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज जो है देख रहे थे। तो पहले तो हमने ये किया था कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन देखी थी कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है, जैसे क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है, तो ये जो ए है यहाँ पे, ये ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहलाएगा। सॉरी, ए कह रहा हूँ, ये जो y की वैल्यू होगी ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहलाएगी। अगर इस सॉरी, ये ए जो है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहलाएगा अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, ये क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा। तो जैसे कि ये हमने देखा था कि इक्वेशन जो है ये वाली जो है सॉल्वेबल थी, क्योंकि यहाँ पे ये 13 के लिहाज से, जैसे 1 3 1 2 3, यानी इसमें 3, सॉरी 1 में 2 नहीं है, 1 3 4 और 9 10 और 11, ये इनमें सॉल्वेबल हैं। तो ये सारे रेजिड्यू हैं, ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज हैं, और जिनमें सॉल्वेबल नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होता है। तो ये जो ए है ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू या नॉन रेजिड्यू हो सकता है, ये डिपेंड करता है इस पी के ऊपर। हर पी के जो रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यूज होते हैं वो इक्वली जो है क्या कहते हैं उसे डिवाइड हो जाते हैं। जीरो हटा के, यानी कि पी जो है वो हमेशा हम ऑड प्राइम की बात करेंगे, जब ऑड प्राइम होगा तो जीरो उसमें से हटा देंगे। तो 1 से लेके पी -1 तक जो है वो p-1 एलिमेंट्स होंगे। तो p-1 हमेशा इवन होगा। इवन को 2 से डिवाइड, इवन जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो लिहाजा इक्वल नंबर ऑफ रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू जो है वो हो जाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में ये चीजें पढ़ ली थी। एक रिजल्ट भी किया था कि ऑड प्राइम, अगर p अगर ऑड प्राइम होता है तो इसके इक्वल नंबर ऑफ रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यूज होते हैं। मतलब जब हम रेजिड्यूज की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज की। तो इक्वल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज होते हैं। ये हमने थ्योरम का लास्ट क्लास में प्रूव किया था। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर इससे आगे करेंगे, लेकिन यानी कि हम दरअसल क्या करेंगे इस पूरे सेक्शन में, हम करेंगे क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज और नॉन रेजिड्यूज का मालूम करना, क्योंकि इससे फिर हमें पता चलता है कि जो है ये एलिमेंट जो है, ये मतलब ये इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है। सॉरी, इक्वेशन कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंस, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है वो सॉल्वेबल है या सॉल्वेबल नहीं है। इससे हमें इसकी डिटेल पता चल जाती है। अब इसके बाद एक रिजल्ट है जो कि हमें करना है। इसके लिए हमने जो चीजें थी वो पहले कर ली हैं। ये है थ्योरम 11.2, ऑयलर्स क्राइटेरियन। इसका स्टेटमेंट है कि लेट P be an odd prime, then a positive integer, a positive integer a with P does not divide a is a quadratic residue of P if and only if a to the power p-1/2 is congruent to 1 modulo p। ठीक, ये रिजल्ट है ऑयलर्स क्राइटेरियन इसे कहते हैं। अगर p है, यानी कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा।
ठीक है, यानी ए की पावर p माइनस 1/2 अगर 1 मॉड्यूलो p आ रहा है तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। और इस क्राइटेरियन से हम चेक कर सकेंगे कि ये जो है इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है या नहीं है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर यानी इसका प्रूफ देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं जैसे कि हमने ये इक्वेशन लिखी है x, ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है x स्क्वायर 5 मॉड्यूलो p, ठीक है। अब ये a जो है ये 5 है। अब ये देखते हैं कि ये 5 टू द पावर p माइनस 1, p जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ हम 13 लिखते हैं, तो यहाँ 13 है। तो 5 टू द पावर p माइनस 1/2, तो 5 टू द पावर 13 माइनस 1/2 कॉन्करेंट टू 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, और ये जो 5 टू द पावर 6 है इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और उसकी पावर 3, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5, इसके नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर कितना होगा, 25 तो होगा, इसमें कितना होगा 12 की बजाय इसको -1 ही लिख दें, ठीक है ना। -1 क्यूब जो कि हो जाएगा -1 मॉड्यूलो p। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है दोनों कंडीशन, यानी ये होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, और अगर जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये हुआ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हुआ, तो a की पावर यानी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हुआ तो a की पावर p माइनस 1/2 1 मॉड्यूलो p होगा, ठीक है। तो क्योंकि 13 5 को डिवाइड नहीं करता, तो 5 टू द पावर p माइनस 1/2 ये आ रहा है -1 मॉड्यूलो p, तो 1 मॉड्यूलो p नहीं आ रहा, तो 5 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो हमने देखा था 5 के बारे में यहाँ पे, वो तो हमने सॉल्व करके बकायदा वैल्यूज रख के देखा था, तो 5 के लिए सॉल्वेबल नहीं थी, 5 जो है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू था। तो ये हमने ऑयलर क्राइटेरियन से देख लिया। यानी कि पहले तो हम ये कि वैल्यूज रख के देख रहे थे, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर था। अब ये हमें एक आसान प्रोसीजर मिल गया ऑयलर्स क्राइटेरियन, इससे हमें इजीली पता चल जाएगा। यानी हमें ये देखना है कि वो अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो a टू द पावर p माइनस 1, a टू द पावर p माइनस 1/2 जो है वो 1 मॉड्यूलो p होगा, यानी कि उसके रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ के साथ है तो इस वजह से दोनों तरीकों से इसको यूज किया जा सकता है। अब इसका प्रूफ देखिए। तो हमने सपोज किया कि अब a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, तो फिर ये प्रूव करना होगा कि उसकी पावर p माइनस 1/2 1 मॉड्यूलो p है। तो सपोज दैट a is a quadratic residue किसका, p का। a जो है वो p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। अब जाहिर है कि ये तो थ्योरम प्रूव करना है, तो हमें डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की? डेफिनेशन ये है कि अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p सॉल्वेबल होगी। तो देन एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p इज सॉल्वेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है वो सॉल्वेबल है। अगर ये सॉल्वेबल है तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स होंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो लेट अल्फा बी दी solution of
एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी। हमने अस्यूम कर लिया कि अल्फा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर अल्फा इसका सोल्यूशन है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। और आपको पता है कि अल्फा अगर सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी माइनस अल्फा भी सोल्यूशन होगा, वो दूसरा इसका नॉन कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होगा, या इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन जो है वो होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर अल्फा इसका सोल्यूशन है तो जाहिर है कि वो पी के साथ जो है वो पी को डिवाइड नहीं करेगा, या पी उसको डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि पी के साथ उसका जीसीडी 1 होगा। जाहिर है 1 से लेके पी तक में ही सोल्यूशन होगा, और 1 से पी तक में होगा तो वो इसका मतलब है कि पी के साथ उसका जो जीसीडी है वो 1 होगा। thus जीसीडी ऑफ अल्फा एंड पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनका जीसीडी जो है वो 1 है। दिस इंप्लाइज पी डज नॉट डिवाइड अल्फा, तो इसका मतलब है कि पी जो है वो अल्फा को डिवाइड नहीं करता। देन बाय फर्मास लिटिल थ्योरम, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, फर्मास लिटिल थ्योरम। फर्मास लिटिल थ्योरम क्या होता है कि अगर p अल्फा को डिवाइड नहीं करता तो अल्फा टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि अल्फा जो है वो अल्फा टू द पावर p माइनस 1, हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है नाउ, क्योंकि ये शो करना है ना हमें, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये शो करेंगे। तो हमने लिखा कि अल्फा a to the power p minus 1 by 2 is congruent to, इसकी वैल्यू हम निकाल लें। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अल्फा टू द पावर p माइनस 1 जो है ये तो हमें पता है कि 1 मॉड्यूल है, और अल्फा इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि तो एक्स स्क्वायर, देखें ये हमने पढ़ा था कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो p हो तो आप ये कह सकते हैं कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे x की जगह अल्फा रख दें, क्योंकि अल्फा इसका सोल्यूशन है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, या फिर आप लिख दें a इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा स्क्वायर मॉड्यूलो p। एक ही बात है, कोई फर्क तो नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हैं a की जगह अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूलो p के लिहाज से a और अल्फा स्क्वायर दोनों सेम है, ठीक है ना, यानी मॉड्यूलो p में। तो अल्फा स्क्वायर और उसके बाद p माइनस 1 बाई 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये 2 खत्म, अल्फा टू द पावर p माइनस 1, और क्योंकि जो है फर्मास लिटिल थ्योरम के मुताबिक अल्फा टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p आ गई। तो अगर इसको करें और इसको देखें तो ये दोनों ये प्रूव हो जाए, ठीक है ना। यानी कि a टू द पावर p माइनस 1 बाई 2 को प्रूव करना था कि 1 मॉड्यूलो p होगा, तो a टू द पावर p माइनस 1 बाई 2 1 मॉड्यूलो p आ गया। जी भाई, समझ में आई? यस सर। ये अल्फा स्क्वायर पावर p माइनस 1 अपॉन 2 कैसे लाए थे? ये जी ये हमने ऐसे किया है कि जो, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही, यानी a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो p है, तो आप लिख सकते हैं b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। तो मॉड्यूलो p हो तो a और b रिप्लेस हो सकते हैं। तो क्योंकि अल्फा इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, या a कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा स्क्वायर मॉड्यूलो p। तो मॉड्यूलो p के लिए अल्फा स्क्वायर और a दोनों रिप्लेसेबल हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर की जगह a और a की जगह अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हम इसकी वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो हमने इस a को रिप्लेस कर दिया
इस अल्फा स्क्वायर से, इस तरह से हमने किया, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन यूज करते थे। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो इसका मतलब है कि कन्वर्स भी इसका प्रूव करना पड़ेगा। कन्वर्स आप लोग कर सकते हैं, उसको लिख देता हूँ, करवा देता हूँ। कन्वर्सली suppose that a to the power p minus 1 by 2 is congruent to 1 modulo p। ये हमने assume कर लिया ये वाली चीज कि अगर a to the power p minus 1 by 2 congruent है 1 modulo p के, तो अब ये प्रूव करना है कि a क्या होगा, a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। यानी कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होने का मतलब है कि इसका सोल्यूशन जो है वो होगा, यानी पी, और दूसरे लफ्जों में ये कि क्वाड्रेटिक जो है वो रेजिड्यू जो है वो होगा, ये प्रूव करना है। तो अब हमने प्रिमिटिव रूट्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रिजल्ट है कोरोलरी 10.8 इसका, तो उसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो अगर चाहें तो मैं इसको कोरोलरी को यहाँ लिख देता हूँ, जिसको हम यहाँ यूज करेंगे, कोरोलरी 10.8। कोरोलरी है 10.8। कोरोलरी 10.8 का स्टेटमेंट ये है कि इफ P is prime and D divides P minus 1, then the congruence x to the power D congruent to 1 modulo P has exactly D incongruent solution। ठीक, ये मतलब इसी चीज को जो है हमें जो है यहाँ पर यूज करना है। अब जो है इसको देखें, ये इसको दोबारा जो है थ्योरम की तरफ आते हैं। तो हमने सपोज कर लिया था ये कि ये a to the power p minus 1 by 2 1 modulo p है। ये जो ऑनलाइन होती है इसमें
ये बड़ा मुश्किल, मतलब सॉफ्ट कॉपी जो होती है इसमें स्क्रॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए अब तो मेरे पास आ ही गई है, मैंने कर लिया इसको। ठीक, अब पी अगर प्राइम हो तो ये हमारे पास होता है ना, तो अब हम ये करोलरी यूज करेंगे, बाय करोलरी 10.8 P has a primitive root beta, then A is congruent to beta to the power k modulo P for some integer k, where k is less than, k जो है वो p-1 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी कि 1 और p-1 के दरमियान। जाहिर है कि हम जो भी p देख रहे होते हैं, p की जो वैल्यूज होती हैं, यानी p के अंदर जब भी कोई वैल्यू होती है तो हम लेते हैं 1 नॉन जीरो लेते हैं और 1 से p-1 के दरमियान लेते हैं जो भी। तो k जो होगा, कोई भी इंटीजर होगा वो इस तरह से होगा कि देन बीटा टू द पावर k टाइम्स p-1/2 is congruent to, देखिए इसमें ये किया है कि ये जो a है ये तो हमें पता है ना कि ये है a टू द पावर p-1/2 है। ठीक है, अब a की जगह अगर हम ये लिखेंगे इस तरह से बीटा k, तो जाहिर है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल ले चुके हैं हम, मतलब ये तो हमें पता है कि हमारे पास है मौजूद। ये अगर हमारे पास मौजूद है तो हम a को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट टू बीटा टू द पावर k है, तो a को रिप्लेस किया बीटा की पावर k से, तो ये क्या बीटा की पावर k p-1/2। ठीक है, तो जाहिर है कि ये आपके पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मॉड्यूलो। ठीक है, समझ में? ये तो सिर्फ यहाँ पे जो है a की जगह बीटा की पावर k जो है यहाँ पर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब क्योंकि बीटा जो है, सिंस बीटा इज ए प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो p, तो ऑर्ड p, अच्छा ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, हो सकता है किसी की मिस होगी तो थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिमिटिव रूट और ऑर्ड p के बारे में ये पहले मैंने जो है लास्ट क्लास जो लास्ट वीक हुई थी उसमें बताया था। ये देखें, ये पहले तो ऑर्ड के बारे में देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ इंटीजर, let a and m be any positive integers such that a and m, यानी GCD of a and m 1, then the least positive exponent e such that a to the power e 1 modulo m is the order of a modulo m। इसकी एग्जांपल हमने जैसे देखी थी कि अगर ऑर्डर p13 हो तो 13 के लिए 5 का ऑर्डर क्या होगा, तो 5 और 13 का GCD 1 है, तो 5 की पावर 1 भी 5 होती है, तो वो जिसके वो 1 आ जाए, तो 1 कब आ रहा है 5 की पावर 4, तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 हो गया। इसी तरह 7 का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 7 का ऑर्डर हमने देखा था वो 12 था, तो ऑर्ड 13 7 12 आ गया। प्रिमिटिव रूट के बारे में क्या पढ़ा था, ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये था इसका ऑर्डर। प्रिमिटिव रूट के बारे में पढ़ा था कि लेट अल्फा बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that अल्फा GCD of अल्फा एंड m is equal to 1, then अल्फा is primitive root modulo m
इफ ऑर्डर m अल्फा इज इक्वल टू फाई m, यानी कि अगर उसका ऑर्डर जो है वो प्रिमिटिव रूट उस वक्त होता है जब उसका ऑर्डर जो है वो फाई m के बराबर आ जाए, और फाई m प्राइम में हमेशा p-1 होता है। तो हम जो यूज करेंगे वहां, ये जो फाई m है वो डायरेक्टली हम क्या यूज कर लेंगे, जो अब अपना हमारा जो थ्योरम है उसमें p-1 यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर m है, ठीक है, अगर वो प्रिमिटिव रूट है तो अल्फा, तो अल्फा अगर प्रिमिटिव रूट होगा तो इस तरह से। अब देखें, अब मेरा ख्याल है कि समझ में आएगा, हो सकता है कि क्योंकि वो बाज़ का जहन में चीज नहीं रहती। तो अब ये थ्योरम जो है इसके ऊपर दोबारा आते हैं। तो अब ये देखें कि ये जो है, सिंस बीटा इज ए पॉजिटिव प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो पी, तो बीटा जो है प्रिमिटिव रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड अगर बीटा का कहेंगे, ठीक है, देन ऑड पी ऑफ बीटा, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फाई ऑफ पी। तो फाई ऑफ पी जो है क्या होना चाहिए, p-1 हो जाएगा, ये p-1 हो। ठीक है, अब आपको पता है कि p-1 जो है वो क्या करेगा, p-1 डिवाइड करेगा k टाइम्स p-1/2। ठीक है, ये जो है ये हमने कहा कि ये इसको, ये ऑर्डर जो है इसका p-1 है और ये इसको डिवाइड करेगा। देन अब ये अगर p-1 हम ये कह रहे हैं इसको डिवाइड करेगा, तो p-1 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा k/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि k/2 इंटीजर होना चाहिए। तो k/2 इंटीजर तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो सकता है कि जब k हमारे पास क्या हो जाए, इवन हो जाए, वरना इवन ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और ये डिवाइड क्यों कर रहा है, ये डिवाइड इस वजह से कर रहा है कि बीटा की पावर ये जो है ये भी तो 1 है, ये इस वजह से 1 है कि ये सपोजिशन है हमारी, ये सपोजिशन की वजह से 1 है, और ये क्योंकि प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव होने की वजह से बीटा की पावर जो है वो p-1 जो है वो, क्योंकि उसका ऑर्डर p-1 है, तो बीटा की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p भी होगा। तो अगर बीटा की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p है और ये भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p-1 इसको डिवाइड करेगा, और p-1 इसको डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि k/2 एक इंटीजर हो जाएगा, और k/2 इंटीजर उसी वक्त हो सकता है जब k जो है वो इवन हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। देन k मस्ट बी इवन, तो इसका मतलब ये हुआ कि k जो है वो मस्ट बी, k जो है वो इवन है, इवन इंटीजर। ठीक है, से अब ये इवन इंटीजर है तो जाहिर है कि किसी के बराबर हम लिखेंगे, तो हम लिख दिया k इज इक्वल टू कोई इवन नंबर, तो 2i हमने लिख दिया। देन तो अब a इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये आ गया बीटा टू द पावर, ये था ना हमने ये कहा था कि अगर ये प्रिमिटिव तो a कॉन्ग्रुएंट टू बीटा टू द पावर k, क्योंकि ये तो रखने से तो ये आ रहा है, बीटा टू द पावर k है, k की जगह हम रख देंगे 2i इज कॉन्ग्रुएंट टू बीटा i और इसका स्क्वायर मॉड्यूलो p, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बीटा i स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। बीटा तो हमारे पास जो है रूट है, तो बीटा रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p हैज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन है, हेंस
A is a quadratic रेजिड्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। जी भाई, ये समझ में आई बात कि ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों का जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि 13 में तो हमने जो है वो देखा ही था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी इक्वेशन दी जाए कि क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर इज, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहले तो ये बताइए, इस एग्जाम्पल से पहले ये थ्योरम जो है ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इस थ्योरम को के जो है वो इसको यूज करके देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 10 मॉड्यूलो पी। अब मॉड्यूलो पी के बजाय ये है 23। अब ये एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड्यूलो 23 है। तो ये तो जो है वैसे अब 23 तक तो रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वैल्यूज रख रख के चेक करें। ठीक है, तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है भी या नहीं। तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू जो है वो है या नहीं, तो इसके लिए क्या कैसे पता चलेगा? 10 टू द पावर 23 माइनस 1/2 यानी कि इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 टू द पावर, क्यों 23 10 को डिवाइड नहीं करता ना, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब इसको कैसे करें? इसको ऐसे सर करते 10 के वो ले लें प्राइम। हाँ 10 का वो भी, हाँ प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 टू द पावर 11 टाइम्स 2 टू द पावर 5 टू द पावर 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 11। तो इसको 23 के करीब लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि 2 टू द पावर 4 टाइम्स 2 टू द पावर 7। तो फिर ऐसा करते हैं 4 स्क्वायर, नहीं 4 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 8। तो फिर तो 2 टू द पावर 3 होगा ना सर? हाँ, यहाँ मैं 3 लिख दूँ, पहले मैंने दरअसल 7 लिख दिया तो उसको सही अच्छा। कर। फिर टाइम्स, अच्छा ये 5 टू द पावर 11 है, तो इसको लिख देते हैं 5 स्क्वायर और उसकी पावर 5। 2 5 तो 10 और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 होता है 16। 16 कितना होगा? 16 ही होगा मॉड्यूलो 23 में। सर मॉड्यूलो 23 में तो 16 ही होगा ना? 16 होगा, तो इसको माइनस में कर देना। -7 कर दें। -7 कर दें, -7 कर दें, इसका स्क्वायर हो गया। और ये 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो इसको 8 कर दीजिए। और 5 स्क्वायर होता है 25, 25 होता है -2। तो ये -2 टू द पावर 5 टाइम्स 5, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 जो है 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई भी 8 कितना हो जाएगा? 3 24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, -2 टू द पावर 5 -32 होगा, -32 होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये आपको लग रहा है कि माइनस में जो है वो मुश्किल हो रही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं -2 की पावर 4 कर लें, तो -2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 16 अभी लिखा था, -7 होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं -7 और फिर एक -2 इधर चला गया टाइम्स 5। तो अब ये हो जाएगा -7 -2 -2 14 होगा। 14 मल्टीप्लाई बाई 5 70 होता है। 70 नहीं पावर 1 हो 5 है, जाएगा।
इसको लिखा -2 to the power 4 टाइम्स -2, -2 to the power 16 होता है, 16 - 7। यहाँ हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जी जी +2 होगा, बिल्कुल सही। तो फिर तो ये हम, हाँ ये बिल्कुल, ये मैंने गलत लिख लिया, इसको सही कर लेते हैं, तो अभी आसानी से हो जाएगा और ज्यादा। तो ये हो जाएगा 32 होगा, तो 32 कितना हो जाता है 9, तो ये हो जाएगा 9 और 5, 9 टाइम्स 5 40, तो ये हो जाएगा -1 मॉड्यूलो 23। तो ये तो 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 10 इज नॉट, 10 इज ए quadratic non-residue। So the above congruence is not solvable। ठीक है, तो ये जो कॉन्ग्रेंस है ये सॉल्वेबल नहीं होगी। तो अब ये देखें, अब आप ये देखें कितने भी करेंगे ना आप, तो आपके पास इसमें हमेशा ये जो होगा x² कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूलो p अगर होगा, ठीक है, तो ये जो होगा a टू द पावर p -1/2 जो हमने निकाला है, ऑयलर्स क्राइटेरियन के मुताबिक अभी जो हमने पढ़ा ये आएगा अगर 1 मॉड्यूलो p, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। अगर 1 मॉड्यूलो p नहीं आएगा तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है, नॉन रेजिड्यू है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव किया है। लेकिन जो दूसरा वाला आएगा ना, वो अभी तक आपने देखा कि ये यहाँ आया -1, इससे पहले वाले में भी आपने देखा एक बार हमने किया था, ये कहाँ गया, ये रहा, तो ये भी -1 आया था। तो दूसरी जो वैल्यू आती है वो -1 ही आती है, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू होंगी, यानी ये जो आएगा ये या तो 1 मॉड्यूलो p आएगा या -1 मॉड्यूलो p आएगा। ठीक है, if a is quadratic residue, अगर ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, if a is quadratic नॉन रेजिड्यू, अगर ये क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है तो ये -1 ही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस दी हुई है तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक्चुअली क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस को जो है वो सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ता है, इस फॉर्म में लेके आना पड़ता है, यानी कि जो भी अगर क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस अगर इस फॉर्म की हो, x² + bx + c इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड्यूलो p अगर हो, तो हमें इसको जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, इस तरह से आ जाए y² इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूलो p। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनका तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कर। अब जो है इसके बाद जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कभी भी वर्ड सिंबल सुना है आपने? वर्ड सिंबल नहीं सुना? हम सिंबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली सिंबल्स जो है वो पढ़ेंगे, तो इसमें नंबर थ्योरी में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो और ये अगर किसी ने सिंबल्स नहीं पढ़े हैं और नंबर 3 पर, अगर यानी कि नंबर 3 का कोर्स पढ़ा और उसको सिंबल्स नहीं पता, तो इसका मतलब उसने नंबर 3 नहीं पढ़ी। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो तो हाँ, टॉ और सिग्मा जो है वो तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस हैं। सिंबल्स भी एक तरीके से समझ लें कि फंक्शंस हैं, लेकिन सिंबल्स जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू या नॉन रेजिड्यू के बारे में बताते हैं, ठीक है। और ये प्राइम हो या नॉन प्राइम दोनों के लिए बताते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे, इसमें 2 किस्म के सिंबल्स जो है वो हम पढ़ेंगे, और भी होते हैं बहुत सारे सिंबल्स और बहुत इनकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इन सिंबल्स की। लेकिन हम जो पढ़ेंगे उनमें 2 ही किस्म के पढ़ेंगे, एक कहलाते हैं लीजेंडर सिंबल और दूसरे कहलाते हैं जैकबी सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीजेंडर सिंबल। तो सबसे पहले हम लीजेंडर सिंबल को डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी एक इंटीजर का लीजेंडर सिंबल होता है, यानी किसी इंटीजर के लिए जो है वो हम सिंबल निकालते हैं। एक्चुअली मैप की तरह होता है, ये समझ लें, यानी एक मैप होता है, ठीक है। सिंबल मैप भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई टॉक वॉक में शायद कोई सुना हो वर्ड सिंबल, शायद ये लास्ट टॉक हुई थी उसमें, इसके बाद आप लोगों ने ली लास्ट टॉक भी। हाँ, ठीक है। तो याद आया कुछ आपने वर्ड जो? जी, अच्छा अच्छा। लेजेंडर सिंबल जो है वो, देखिए लेजेंडर सिंबल जो है वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, ये कहलाता है लेजेंडर सिंबल ऑफ ए ओवर पी। इसका मतलब ए डिवाइडेड बाई पी नहीं होता, यानी कि ये नहीं होता इसका मतलब कि पी डिवाइड्स ए, तो ये नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। इसको ऐसा नहीं समझे कभी भी। इसका मतलब ये सिर्फ सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए न्यूमरेटर में है और पी डिनोमिनेटर में और डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो लीजेंडर सिंबल से उसी वक्त हम यूज करते हैं कि व्हेन पी डज नॉट डिवाइड ए, या ए डज नॉट डिवाइड पी। ए तो खैर डिवाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ए जो है वो क्या कहते हैं उसे, पी जो है वो प्राइम है, तो प्राइम को तो कोई और डिवाइड नहीं करेगा सिवाय 1 के। और जो है ए जो है उसको पी डिवाइड नहीं करता हो, तो फिर हम लीजेंडर सिंबल यूज करते हैं। और ये जो है वो एक ऑड प्राइम पी के लिए होता है। तो लेट पी बी एन ऑड प्राइम, and a any integer any integer such that p does not divide a, the Legendre symbol a by p is defined as Legendre symbol of a is equal to, इसकी 2 वैल्यूज होंगी, एक 1 होगी if a is a quadratic residue, if a is a quadratic residue, and -1
if A is a quadratic, या बल्कि ऐसा करें, इसको लिख देते हैं अदरवाइज, तो बाकी जाहिर सारी कंडीशंस के लिए तो बहुत सारा लिखने से पड़ जाएंगे अदरवाइज। तो अब अगर हमें ये, अभी हमने एक एग्जांपल देखी है 10, 23, इसका आपसे कहें लीजेंडर सिंबल क्या होगा, तो क्योंकि वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है तो लीजेंडर सिंबल माइनस होगा। 5 का 13 के लिए लीजेंडर सिंबल क्या होगा, अभी हमने देखा कि वो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से 3 का 13 के लिए लीजेंडर सिंबल क्या होगा, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी 3 जो है 13 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप तो ये कह रहे हैं कि इसका फायदा क्या हुआ, ये ऐसा हो सकता है कि आपके जहन में बात आए कि इसका फायदा क्या हुआ, कि पहले से हमें क्वाड्रेटिक रेजिड्यू पता होना चाहिए, लेकिन ये तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं ना कि ये है, लेकिन इससे फिर हमें क्वाड्रेटिक रेजिड्यू के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्वाड्रेटिक रेजिड्यू के बारे में पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं है इसकी वैल्यू पे, यानी जब जो है वो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है ना, तो और जब -1 आएगी तो हम ये कह देंगे क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। तो इस तरह से हम ये कह सकेंगे इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ऑयलर्स क्राइटेरियन पढ़ा था, ऑयलर क्राइटेरियन को दोबारा मैं लिखता हूँ, अब लीजेंडर सिंबल के तरीके से इसको देखेंगे ऑयलर क्राइटेरियन को। तो अगर ऑयलर क्राइटेरियन को लीजेंडर सिंबल के लिहाज से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि a to the power p minus 1 by 2 is congruent to a by p। सिंपली ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है वो, यानी ये वैल्यू जो है a by p होगी, अगर 1 आएगा इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी। ठीक है, तो 1 होगी तो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा और -1 होगी तो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा। अब इसके बाद इससे कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं, उनको रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे। पहला रिजल्ट देखें इसका, ये है थ्योरम 11.4। इसका स्टेटमेंट 11.4 का, लेट P be an odd prime and A and B be any integer with P does not divide AB, then 1 if A is congruent to B modulo P। तो जाहिर है कि A is congruent to B modulo P या B congruent to A modulo P एक ही चीज होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त होगा देन इससे क्या होगा, लीजेंडर सिंबल ऑफ A is same as लीजेंडर सिंबल ऑफ B। और इसका सेकंड, लीजेंडर सिंबल ऑफ A times लीजेंडर सिंबल ऑफ B is
इक्वल टू AB और A स्क्वायर का लेजेंडर सिंबल, यानी कि किसी भी इंटीजर के स्क्वायर का लेजेंडर सिंबल हमेशा 1 होगा। ठीक है, यानी जब भी कोई इंटीजर हो, यानी कि अगर ये तो हमेशा, यानी कि अगर पहली, और जाहिर है कि ये आसान सी बात है कि अगर एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ये जो ए है मॉड्यूलो पी अगर है, तो ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर, अगर ये ए जो है वो स्क्वायर हो, यहाँ पे ए स्क्वायर मॉड्यूलो पी हो, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमेशा से इक्वेशन सॉल्वेबल होगी। तो ए जो है वो यानी कि ये जो है ए स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। तो ए अगर जो है रेजिड्यू हो या ना हो, उसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। ठीक है, ये 3 है। अब इसको प्रूव करते हैं। ये लास्ट वाली कोई एक एग्जांपल से पहले बता देंगे, समझ नहीं आया लास्ट वाला चीज। लास्ट वाली चीज देखें, जैसे कि अगर ये है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो पी, ये हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक नॉन मॉड्यूलो 13, सॉरी, ये हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है 2। क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू कहाँ गया? वैसे तो हम थ्योरम यूज करेंगे बाद में, लेकिन जो है वो अभी हम ये देख रहे हैं कि उसके बगैर जो है इसको देखना चाह रहा है। ये 2 जो है ये नॉन सॉल्वेबल है, ठीक है ना, लेकिन 4 जो है इसका स्क्वायर अगर हो गया तो ये सॉल्वेबल है। ठीक है, इसी तरह से वो जो 3 जो है वो सॉल्वेबल है 3 पे, और 3 का स्क्वायर होता है 9, वो भी सॉल्वेबल है। ठीक है, तो स्क्वायर जब हो जाएगा तो वो स्क्वायर के बगैर सॉल्वेबल हो या ना हो तो वो होगा। उसकी वजह ये होती है कि ये अगर ये सॉल्वेबल नहीं है, नॉट सॉल्वेबल, लेकिन एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 लिखा है, यानी कि 2 स्क्वायर लिखा है मॉड्यूलो 13, तो ये जो 2 स्क्वायर है ये तो सॉल्वेबल होगा ना। आप डायरेक्ट 2 रख दें एक्स की जगह, समझ में आ रही है बात? तो ये तो यही एग्जैक्टली यही वैल्यू पुट करके तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्क्वायर का लेजेंडर सिंबल 13 के साथ 1 होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गई ये चीज? जी सर, ओके, थैंक यू। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने सपोज किया, सपोज ए इज कॉन्ग्रुएंट, ये पहले का प्रूफ कर रहे हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो पी। ठीक है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो पी हमने सपोज कर लिया। देन तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो पी, तो देन तो जो कॉन्ग्रुएंस है वो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी उस वक्त सॉल्वेबल होगी, इज सॉल्वेबल if and only if and only if x square congruent to b modulo p is solvable। यानी कि दोनों में से कोई एक भी सॉल्वेबल होगी तो हम ये कहेंगे कि ये b सॉल्वेबल होगी तो ये सॉल्वेबल होगी b के लिए, और a सॉल्वेबल है तो b के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो सॉल्वेबल हैं। अगर यानी ये सॉल्वेबल है तो ये सॉल्वेबल है, तो अगर ये सॉल्वेबल है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन
तो A का लीजेंडर सिंबल ओवर P ये 1 होगा, और B का लीजेंडर सिंबल ओवर P वो भी 1 होगा, तो दोनों बराबर हो गए। और अगर सॉल्वेबल नहीं है तो ये भी सॉल्वेबल नहीं है, तो फिर ये भी नहीं होगी, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की बात लिखी हुई। तो अगर ये भी नहीं होगी तो A का लीजेंडर सिंबल ओवर P क्या होगा, -1, तो B का लीजेंडर सिंबल ओवर P जो है ये भी -1, तो फिर भी दोनों बराबर होंगे। तो दोनों सॉल्वेबल होंगे या दोनों सॉल्वेबल, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, A और B दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर A और B दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो दोनों सॉल्वेबल होंगे दोनों के लिए, या दोनों के लिए सॉल्वेबल नहीं है। तो दोनों के लिए सॉल्वेबल हो दोनों, तो दोनों का लीजेंडर सिंबल 1 होगा, और दोनों के लिए सॉल्वेबल नहीं हो तो दोनों का लीजेंडर सिंबल -1 होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू है दोनों के लिए वो सेम हो। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट। इसका सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें ये इससे क्या फायदा हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट होता है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इससे जो है ये जो हम फैक्टराइजेशन वगैरह जो है करके लीजेंडर सिंबल अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे हमने देखना है, अगर हमें निकालना है फॉर एग्जांपल 6 का लीजेंडर सिंबल, ठीक है, 6 का 13 के लिहाज से, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का लीजेंडर सिंबल 13 और 3 का लीजेंडर सिंबल 13। अब हमें पता है कि 2 का लीजेंडर सिंबल क्या होता है, 2 सॉल्वेबल नहीं होता, तो इसका -1 होता है, और 3 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, इसका लीजेंडर सिंबल 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है, क्योंकि इसका लीजेंडर सिंबल -1 आए इस वाले 2 को यूज करके। ठीक है, तो इससे हमें और नंबर्स, यानी कि हमें बेसिक अगर 1-2 पता है प्राइम, तो हम जो है ना वो आगे के खुद से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं कि किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हमने लिखा बाय ऑयलर्स क्राइटेरियन ए बी, तो ये क्या होना चाहिए, ऑयलर्स क्राइटेरियन में होता है ए बी की पावर p -1/2। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा ना, हमने कॉन्ग्रुएंट ही लिखा। इस कॉन्ग्रुएंट टू, अब ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, a टू द पावर p -1/2 टाइम्स b टू द पावर p -1/2। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये जो है इसके लिए क्या होता है, ये क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि ये लीजेंडर सिंबल a का होगा और ये लीजेंडर सिंबल जो होगा वो b का होगा। लेकिन मॉड्यूलो p, क्योंकि हम ये कॉन्ग्रुएंस लिख रहे हैं, तो ये मॉड्यूलो p है। ठीक है, p हमारे पास क्या है, p ऑड है, p जो है वो ऑड प्राइम है, p इज ऑड प्राइम एंड और इसके अलावा लीजेंडर सिंबल की वैल्यू जो होती है इज 1 और -1। लीजेंडर सिंबल की वैल्यू या तो 1 होती है या -1 होती है, और p क्योंकि ऑड प्राइम है तो लिहाजा ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये होल्ड करेगी, यानी कि ये जो है मतलब ये कॉन्ग्रुएंस तो होल्ड कर ही रही है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस तो होल्ड कर रही है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 1 और -1 होते हैं और ये ऑड प्राइम है, तो ऑड प्राइम होने का मतलब है कि ये जो है कभी भी ये मतलब 2 जो है वो नहीं होगा, क्योंकि 2 नहीं होता तो ये फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट वगैरह आ जाता। तो 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि a/e
टाइम्स बी, पी ये इक्वल हो जाएगा ए बी, यानी कि ये जो कॉन्ग्रेंस है उसे हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे अगर इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती तो ये ऐसा हो सकता था क्या 1 और -1 के अलावा कुछ और होती, -1 और 1 के अलावा अगर कुछ और होती तो ये जो मॉड्यूलो पी है इसको आप नहीं हटा सकते, ठीक है, तो फिर ये कॉन्ग्रेंस ऐसे ही रहती, ठीक है। अब इसके बाद इसका तीसरा देखें, ए स्क्वेयर पी। अब पिछला वाला यूज करेंगे कि ये ए स्क्वेयर है तो ये ए बाई पी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए का लीजेंडर सिंबल फिर ए का लीजेंडर सिंबल। अब ये बताइए ए का लीजेंडर सिंबल क्या होता है, तो दिस इज नहीं, ए पी का लीजेंडर सिंबल या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। तो अगर +1 है तो भी प्रोडक्ट 1 आएगा तो भी और अगर -1 है तो भी प्रोडक्ट 1 आएगा, ठीक है। फॉर ए पी यानी कि लीजेंडर सिंबल ऑफ ए इज इक्वल टू +-1, +-1 दोनों के लिए जो है ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 2 नहीं, ये अगर दिया हुआ है 18, का लीजेंडर सिंबल निकालना है, तो आप ये कर सकते हैं 18 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वेयर 13, ये हो जाएगा 2 का लीजेंडर सिंबल और 3 स्क्वेयर का लीजेंडर सिंबल। 2 का लीजेंडर सिंबल हमने देखा था -1 है और 3 स्क्वेयर क्योंकि स्क्वेयर है तो ये 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब 18 जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है। वैसे 18 को अगर आप देखें 13 में तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 भी क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू था, आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। मैनुअली क्या चीज चेक, नहीं इसमें अभी ऐसे तो नहीं करना ना, इसमें तो आप जो है वो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या नहीं है। 2 के लिए जो है हाँ पहले कुछ, लेकिन ये 2 का भी हम निकाल सकते हैं, आगे हमारे पास आएगा कि डायरेक्टली जो है वो हम सारी चीजों का जो है निकाल सकते हैं, इवन ये कि 1 का भी निकाल सकते हैं, 1 के साथ भी, यानी 1 और 2 के लिए डायरेक्टली हमारे पास जो है वो आ जाता है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर इसको जो है वो कंटिन्यू, रिकॉर्डिंग को मैं